हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। अनलॉक की प्रक्रिया जरूर खत्म हुई है, दूसरी लहर का कहर कम हुआ है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए बार बार, हर बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अवैध धर्मांतरण से जुड़ी अवैध धर्मांतरण केस की जांच यूपी एटीएस ने तेज कर दी है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि यूपी एटीएस की एक टीम फतेहपुर जिले फिर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। खबर यह है कि इस मामले में LIU ने फतेहपुर में उमर गौतम से जुड़े 50 से अधिक उनके करीबियों के मोबाइल नंबर की सूची एटीएस को सौंपी है। तो न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की एक खबर, यूपी एटीएस की एक टीम फतेहपुर पहुंची और जांच को आगे परत दर परत खोलने की कोशिश यहां पर यूपी एटीएस की है। जांच तेज हुई है और इसी जांच के तहत अब फतेहपुर में गौतम उमर से जुड़े 50 से अधिक उनके करीबियों के मोबाइल नंबर की सूची एटीएस को सौंपी है। अब उस हिसाब से किस किस तरीके के इनके कनेक्शन थे, वो कहां से जुड़े थे, क्या विदेशी फंडिंग की जो बातें सामने आ रही हैं वो सच है, इन तमाम पहलुओं पर एटीएस की जांच इस वक्त चल रही है। यूपी के गाजियाबाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद अब इस गिरोह के तार देश के कई राज्यों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। एटीएस की जांच में यह बात सामने आई कि देश के कई राज्यों में इस गिरोह ने 1000 से ज्यादा लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। जांच में यह बात भी सामने आई कि इस काम के लिए विदेशों से फंडिंग हुई। जांच में अमेरिका, कतर और कुवैत से भारत में मौजूद 65 से ज्यादा एनजीओ में पैसा भेजे जाने की बात भी सामने आई है। इसमें से ज्यादातर संस्थाओं से भी उमर गौतम जुड़ा रहा है। न्यूज़ 18 के हरीश गौड़ की खबर है कि हरियाणा के फरीदाबाद में मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर नाम के एक ट्रस्ट से आरोपी उमर गौतम 1997 से जुड़ा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद अब ट्रस्ट ने उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया। ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए एक बयान में यह भी साफ किया गया कि अमेरिका से उनके ट्रस्ट के लिए डोनेशन तो आती है, लेकिन इसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन कराने पर नहीं किया जाता। यूएसए से मेरे फंड आते हैं बच्चों की फीस के लिए। खाली बच्चों की फीस जो स्कूल में बच्चे की फीस होती है उसके लिए काम आता है। सालाना अमूमन कितना पैसा आता है? कभी 7 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। एक साल में इतना? हाँ। तो कभी कन्वर्जन के बारे में उमर साहब ने बात की कि कुछ लोगों को उससे उमर साहब का कोई लेना देना नहीं। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जजवाड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ अजीत भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से पहले अपडेट ले लेते हैं इस खबर पर। अजीत, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है और जांच जैसे आगे बढ़ रही है क्या क्या महत्वपूर्ण खुलासे हुए? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, ये जांच एटीएस ने दायरे को बढ़ा दिया और सीधे तौर पर एटीएस का कहना है कि ये छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला। अकेले फतेहपुर की जो LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस जो यूनिट होती है, उसने 50 लोगों के मोबाइल नंबर की सूची दी है कि यहाँ पर इतने लोग हैं जिनके संपर्क में उमर था, और ये पहले उन हिंदुओं को जिनको धर्मांतरण कराते थे और फिर उन्हीं के माध्यम से और हिंदुओं को धर्मांतरण कराते थे। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुद एटीएस ने कहा कि जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इन सब को लेकर एटीएस की छापेमारी जारी है। उमर के घर 2 बार यूपी पुलिस और एटीएस जा चुकी है फतेहपुर में, जहां का वो रहने वाला है, क्योंकि कभी कभी वहां आता था वो गाड़ियों के काफिलों के साथ और ये बताता था, देखिए मैं कहां पहुंच गया हूं, मैं 18 बार इंग्लैंड गया, 4 बार यूनाइटेड स्टेट गया, पोलैंड गया, कनाडा गया, पुर्तगाल गया। तो इन सब विषयों की जांच हो रही कि आखिर क्या वो बड़े बड़े सपने दिखाकर पहले लालच देता था, प्रलोभन देता था, ब्रेन वॉश करता था, उसके बाद फिर नहीं मानते थे तो दबाव में भी धर्मांतरण कराया जाता था। तो अब यूपी पुलिस ने लगभग टोटल पूरे यूपी से 150 लोगों की सूची सौंपी है जो उमर और जहांगीर के टच में थे, जिनके माध्यम से वो धर्मांतरण करा रहे थे। और ये इनका रैकेट कई राज्यों में था, हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर असम तक। उन सब की जांच यूपी की एटीएस और यूपी पुलिस कर रही, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जांच के दायरे को बड़ा किया जाए, जितने भी दोषी हैं उनकी संपत्तियां कुर्क किया जाए और एनएसए लगाया जाए। तो अब यूपी एटीएस और यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर। तो अर्पिता, यकीन मानिए कि अभी भी यूपी एटीएस और पुलिस खुलासा करेगी। अभी कुछ दिन बाद फिर
खुलासा किया जाएगा, जिससे बात सामने आएगी कि इसके रैकेट के पीछे कौन कौन से लोग हैं। जो विदेशी फंडिंग की बात आ रही है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की बात आ रही है कि वो फंडिंग कर रहे थे। लखनऊ के भी एक जो संस्था थी उसका भी उमर वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन जैसे ही खबर सामने आई उस संस्था ने इनको वाइस प्रेसिडेंट पद से हटा दिया। तो ऐसी बहुत सारी हिंदुस्तान में संस्थाएं हैं जिसमें उमर गौतम सीधे इंटरफेयर करता था। तो इन सब इशू की जांच हो रही है, जाकिर नाइक से लेकर और हिंदुस्तान के कनेक्शन तक। तो अभी कई सारे बड़े खुलासे और कई बड़े चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं। अर्पिता, तो बिल्कुल, यानी अब जैसे जैसे देखिए जांच आगे बढ़ रही है, कई कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कहां तक इसका आखिरी छोर तक कनेक्शन था ये पता करने के लिए लगातार टीमें जुटी हुई हैं। धर्म परिवर्तन के रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद नोएडा के एक परिवार ने अपनी आप बीती सुनाई। इस परिवार का दावा है कि उन्होंने 2018 में अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिवार का यह भी कहना है कि उनका बेटा सेक्टर 30 में ITI का कोर्स करने जाया करता था। परिवार के मुताबिक उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करवाकर उसका नाम रेहान अंसारी रख दिया गया। परिवार का यह भी कहना है कि उनके बेटे के सोशल मीडिया अकाउंट से यह भी पता चला कि वो कुछ पाकिस्तानी लोगों के भी संपर्क में था। पुलिस ने पीड़ित परिवार को उनके बेटे की तलाश में मदद का भरोसा दिया। मई 2018 से गया हुआ है और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। हम लोगों ने रिपोर्ट करवाई फेज 2 पुलिस स्टेशन में 11 मई 2018 को करवाई और हमने बताया पूरा कि ये इसका रिलीजन कन्वर्ट का इसमें है। तो बोला गया कि आप इस तरह से लिखो, FIR जैसा हम बता रहे हैं वैसा लिखो। वो जिसका एक लास्ट फ़ोन आया था जब वो गया था, उससे पहले उसने कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई थी। मोहम्मद नाजिर नाम का था वो आदमी और वो बहुत बदतमीजी से बोल रहा था कि अगर ये आपका लड़का अगर कुछ करना चाहता है, करने क्यों नहीं देना चाहते हो, आप कौन होते हो मना करने वाले। थाना फेज 2 पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमे के उपरांत दौरान तफ्तीश ये बात पता चली कि उस लड़के ने फेसबुक पर मोहम्मद रेहान अंसारी नाम से एक ID बना रखी है। वो ID अब बंद है। लड़के की तमाम माध्यमों से बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। चंदन जजवाड़े भी हमारे साथ मौजूद हैं। और चंदन, आपके साथ शायद वो परिवार है जो अपना दर्द बयां करना चाहते हैं, जरा बात कीजिए। देखिए, मन्नू यादव के पिताजी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था आपके बेटे के साथ, क्या सूचना आपको और कब दी गई? देखिए, मेरे बेटे का ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन किया गया है और सूचना हमें मिली थी, बेटे ने ही दी थी मुझे सूचना, और ये भी 17 फरवरी को सुबह के टाइम। क्या कहा आपको? मेरे को बोलता सुनता है नहीं, गूंगा बहरा है तो इशारों में बात करता है। तो उसने उठा के एक एफिडेविट हाथ में पकड़ा दिया, उसमें देखा था तो बोल तो सकता ही नहीं है। उस एफिडेविट में क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि मन्नू यादव, पिता का नाम है राजी यादव और धर्म हिंदू, कन्वर्जन किया नाम मन्नू यादव से ये मनन, ये अपना अब्दुल मनन कर दिया। अच्छा, वो नोएडा में कहाँ रहता था और क्या करने के लिए भेजा था आपने? देखिए, नोएडा में हमने कहीं नहीं भेजा है। 2017 में एक बार बच्चे ने जिद की थी कि मैं नोएडा में जाके वहाँ पे एजुकेशन लो, हमने मना कर दिया। लेकिन फिर जो साथ के शरारती तो बच्चे थे वे ले जाके उसको नोएडा, मतलब हमारी नॉलेज में नहीं था, वे वहाँ पे ले जाने लग गए। और वहाँ पे 1-2 घंटा जो क्लास चलती थी, क्लास के जरिए वहाँ पे नोएडा के अंदर NDS में जाने लग गए थे। और बाकी हम तो उसको गुड़गांव भेजते थे पढ़ाई लिखाई के लिए। गुड़गांव उसकी जो है डिपेंडेंस स्कूल है, उसके अंदर उसकी एजुकेशन स्टार्ट से चल रही थी, UKG से। और अब ITI में वेल्डर करके फिटर का चल रहा था। फिटर में 22 तारीख में बल्कि उसका फाइनल एग्जाम था फिटर का। तो नोएडा के लिए हमने मना कर दिया था बिल्कुल साफ। नोएडा में तो मतलब बच्चों की वो थी कि बच्चों ने बहका के ले जा रहे थे उसको, हमने उस टाइम नोएडा के लिए मना कर दिया था। फिर उसने 2019 में भी जिद की थी जाने के लिए, नोएडा में जाके वहाँ पे अच्छा स्कूल है, अच्छा वो है, सब कुछ, मतलब फिर हमने मना कर दी। फिर उसके बाद उसने नोएडा का जिक्र नहीं किया था तब। अच्छा, ATS ने आपसे संपर्क किया, क्या बताया है आप लोगों को? सर, ATS ने संपर्क मैंने कुछ वीडियो जारी की थी, मैंने भी और बेटे ने भी, तब जाके ATS से मेरी मुलाकात हो पाई थी। क्योंकि मैं सब जगह से अपने हरियाणा के प्रशासन से हार चुका था, तब जाके मैंने वीडियो जारी करने लगा था। भाई मेरे पास कोई और समाधान तो है नहीं, मेरे को 5 महीने हो लिए लड़ते हुए, और जहाँ था मैं उससे भी पीछे जा चुका हूँ। क्योंकि शुरू में इंसान जब लड़ने स्टार्ट करता है तो मिलता है किसी से, तो ये होता है कि भाई मेरे को कहीं से कुछ मिला है,
अब मेरे को क्या है कि कहीं से कुछ मिल ही नहीं रहा, मेरे को आगे 2 कदम बढ़ने को नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा, लास्ट में ये सोचा कि मैं सोशल मीडिया के जरिए मैं आगे पहुंचने की कोशिश। वैसे ही मैंने 1-2 वीडियो मैंने बना के और सोशल मीडिया में क्या व्हाट्सएप के जरिए ही मैंने डालने शुरू किए थे। तो एटीएस ने क्या कहा आपसे वीडियो के बाद? एटीएस ने मेरे पास, एटीएस में थे जो मेरे पास से ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे से पूछा आपको कैसे मालूम है, मैंने सारा कुछ बताया, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए, जो उनके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास सारे मैंने दिए, तब जाके मेरे साथ वो कार्रवाई स्टार्ट होने लगी। अभी आपका बेटा कहाँ रहता है, कोई सूचना है क्या वो घर आता है? देखिए, अभी मेरा बेटा कहाँ है मुझे नहीं मालूम, इस बारे में है कहाँ पर मुझे नहीं मालूम है। और शायद उसका है जब इतनी बड़ी बात चले, क्योंकि जिस दिन ये हुआ था उस दिन घर से पहले क्या था कि 20 दिन में 25 दिन में घर आ जाता था 1 दिन के लिए। अब वो लास्ट मंडे सैटरडे को आया था रात को, और मंडे को सुबह 5:30 को निकल गया था। लेकिन अब तो वीडियो कॉल करके उसने साफ मना कर दिया कि मैं घर आऊँगा ही नहीं, बिल्कुल मना कर दिया साहब उस लड़के ने। अच्छा, अब आप लोग क्या मांग करते हैं? यार मांग करते, जिस तरह से मेरे बेटे का उन्होंने मुस्लिम लोगों ने ब्रेन वॉश किया है, उसी तरह से मेरे लड़के को ठीक किया जाए और हमें सौंप दिया जाए। और शायद मेरे बेटे को जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये मामला हाईलाइट में चल रहा है और बेटा हमारे पास भी नहीं है, बाहर है। तो इस पोजीशन में अगर बेटे को ला दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। घर में और कौन कौन लोग हैं आपके? देखिए, मेरे घर के अंदर मेरा पूरा परिवार है। सबसे ऊपर तो मेरी मदर है, और मेरा बड़ा भाई है, मेरी भाभी है, मेरी वाइफ है, हमारे दोनों भाइयों के बच्चे हैं, सब परिवार है सर। तो सबने समझाया जरूर होगा कि ऐसा ना करें। देखिए, समझाए तो सबने, क्या हमारे पूरे रिश्तेदार ही हैं, जितने भी हमारे जानकार हैं, हमारे यार दोस्त हैं, सबने समझाया। लेकिन उसके दिमाग के अंदर तो सनक बड़ी हुई है, मतलब और कुछ नहीं। सबको मतलब जो भी आता है उनको सब दुश्मन, मतलब जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल आता है, जानकार आते हैं, उनको दुश्मन नजर आता है उसको सब। मतलब इस तरह से देखता है कि समझाने के नाम पे कुछ बोलते हैं तो दुश्मन घर के अंदर तोड़ फोड़, यहाँ तक कि जो हमारे जानकार है, जो बड़ी उम्र में कोई आता है उसके उनके ऊपर ही हाथ ठाने लग जाता है। मतलब इतना दिमाग खराब कर दिया है उस बच्चे का। आपको क्या संदेह होता है, किस तरह से दिमाग खराब किया? क्या पैसे के लालच से या किसी तरह का डर दिखा करके क्या किया होगा? सर देखिए, बच्चे नादान था बच्चा, और ये हैंडीकैप बच्चे हैं, ये भावुक ज्यादा होते हैं, नादान होते हैं। जो इनको अच्छी बातें बोलता है, कुछ लुभावनी बातें करता, लालच देता, उस तरफ खींचे चले जाते हैं कि यही मेरा सब कुछ है, जो कुछ भी है। तो बच्चे को जो है सरकारी नौकरी वगैरह का लालच दिया गया उसको, उसके बाद फिर उसको घर का लालच दिया गया। अभी बात करता है तो ये कहता है कि मेरे को तो नौकरी भी दिलाएंगे मेरे को, क्योंकि ये बढ़ते उसके दिमाग में ये डाल दिया गया कि हिंदू समाज के अंदर रह के ना तेरे को नौकरी मिल सकती है इतनी बार। क्योंकि एक बार बीच में ये जलंधर गया था इसको लेने के लिए, जो आर्मी के अंदर टेस्ट था, इसका फिजिकल था, तो फिजिकल के लिए गया मैं, इसमें अपना गोला बारूद एम्यूनिशन डिपो के अंदर इसका वो था फिजिकल का 21 बटालियन के अंदर। तो वहाँ पे गया मैं, तो वहाँ पे जाके इसके टेस्ट में क्या हुआ कि ये 2 बच्चों को लेके गया था मैं ऐसे टेस्ट लाने के लिए। तो दोनों बच्चों का क्या हुआ, टेस्ट लेने के लिए इनका फिजिकल में दौड़ में था, तो वे नॉर्मल बच्चों के साथ खड़े कर दिए, क्योंकि इन्होंने तो अपना जो डाला हुआ था हैंडीकैप के अंदर डाला था। लेकिन ये बच्चे क्या किया कि नॉर्मल बच्चों के साथ खड़े कर दिए दौड़ के अंदर। अब नॉर्मल बच्चे, मान लो उनको दौड़ने के लिए बोलेंगे, नॉर्मल बच्चे तो साउंड के साथ चलेंगे। अब साउंड हुआ तो ये बच्चे तो वहीं खड़े रह गए और वे बच्चे आगे निकल गए। तो इस वजह से मतलब इनका जो मनोबल था ना अंदर का, वो टूटने लग गया था। इसी के आधार पर मतलब ब्लैकमेल किया या दबाव दिया या रिझाने की कोशिश की? मतलब जो बच्चा अपने हिंदू धर्म में रह के और अपने आर्मी वगैरह की गूंगा पैर होने के बावजूद आर्मी वगैरह की अपना पोस्ट देख रहा है, वहाँ पे जा रहा है। जलंधर यहाँ नजदीक तो है नहीं, 500 के मतलब 480 450 किलोमीटर 500 के लगभग में है। तो राकेश यादव जी, ये बताइए कि आपने उसके बाद जब बच्चे ने धर्म परिवर्तन करा लिया, उसके बाद क्या आपने कभी कोशिश की कि उसको वापस ला जाए बच्चे को? फिर जब वो घर आता था तो समझाने की कोशिश की, क्या जवाब आया? देखिए, हमने फरवरी से लेके 17 फरवरी से लेके 16 अप्रैल तक पूरे 2 महीने घर पे था बच्चा, और बहुत समझाया, इतना समझाया, शायद दिन रात उसके हाथ जोड़ लिए, पैर तक हमने पकड़ लिए कि मान जाए किस तरह। उसने तो क्या किया, जितने भी हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां वगैरह लगी तोड़ फोड़, और जो पोस्ट लगे थे पाड़ना, मंदिर को उठा के फेंक देना, तस्वीरों को मतलब पूरा उसने घर के अंदर वो कर दिया। मतलब हमारे भगवान की मूर्ति तस्वीरों को देख कर तो उसको मतलब ऐसे लगता था पता नहीं क्या हो गया है, मतलब उनको फेंकने लग जाता था हाथों से, कभी उनके ऊपर थूकना, कभी कुछ। मतलब क्या आपको कभी संदेह हुआ या किसी पे शक है कि किन लोगों ने ये ब्रेन वॉश किया है? कोई नाम आपके सामने आया हो कभी? जी, नाम मेरे सामने ये मुफ्ती काजी
मुफ्ती काजी आलम, मोहम्मद मुफ्ती काजी आलम, और ये अपना उत्तम अमर गौतम, इनका नाम तो हिट लिस्ट में चल रहा है। इन्होंने, अमर गौतम ने इसका ब्रेन वॉश किया है, मुफ्ती काजी ने इसका सर्टिफिकेट बना के दिया है। कहाँ पे ये हुआ था? ये जामिया के अंदर, ओखला जामिया में। और कब की बात है? फरवरी इसी साल? देखिए, इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर टोटल एक भी जानकारी करेक्ट नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी डेट्स वगैरह डाली हुई हैं सब डेट्स, अब एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेट डाली है 11/11/2021 जो अभी तक आया नहीं है, और उसी में कटिंग करके फिर 11/11/2020 कर दिया गया है। एफिडेविट है उसके अंदर 11 जनवरी 2020 कर दिया, 21 कर दिया है। मतलब कोई एक डेट तो निर्धारित हो कब हुआ है, मतलब यही नहीं पता हमें डेट कब की है इसके। मतलब हमें तो लग रहा है कन्वर्जन भी फ्रॉड किया हुआ है, खाली पैसा बटोरने के लिए उन्होंने, कि विदेशों से फंडिंग आए हमारे पास और हमारा काम चलता रहे, बाकी इनको धक्का देते, गूंगे बहरे बच्चे हैं, भीख मांगे, कुछ भी इनका क्या फर्क पड़ता है लोगों को। अच्छा, आपका बेटा नोएडा कब गया था पढ़ाई के लिए, ये बताइए पहले। ये देखिए, स्टार्टिंग में हमारा बेटा नोएडा गया था 2017 में। 2017 में जाने के बाद वो बीच बीच में घर आता होगा या आप मिलने जाते होंगे, तो उसके स्वभाव में जो बदलाव कुछ था तो वो कब से आपको नजर आने लगा? देखिए, नोएडा में पढ़ने गया था, लेकिन 2017 में हकीकत बताते हैं हमारे को इस चीज का पता नहीं था कि वे जा रहा है, गया था, क्योंकि हमारे को 2018 के अंदर एक 3 महीने का कोर्स का सर्टिफिकेट उसने दिया था, उसके आधार पे हमें पता है कि भाई वो गया था। क्यों, हमने तो उसको जाने के लिए मना कर दिया साहब, और अगर मान लो वो गया था तो जो इंस्टीट्यूट वाले थे उन्होंने हमारे को कॉल करके ये भी नहीं बताया कि भी आपका बच्चा हमारे पास पढ़ने लगा। ठीक है, तो अर्पिता आप ये सुन सकते हैं कि किस तरह से ये परिवार सदमे में है। बच्चे पढ़ाई के लिए वहां गए थे, उसके बाद तमाम कोशिश के बाद भी सारे परिवार वालों ने हाथ पांव तक जोड़े, लेकिन बच्चा वापस नहीं आया। अभी कहाँ है ये सूचना तक भी घर वालों को नहीं है। चंदन, जरा रहिए, देखिए ये आप बीती सुनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। देश के कोने कोने से लोग अब सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं। अमित सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली में वो हैं और उनके साथ भी एक ऐसा ही परिवार है। अमित, देखिए अर्पिता, इस वक्त मैं दिल्ली में नहीं हूँ, इस वक्त मैं नोएडा में हूँ और मेरे साथ अशोक मौजूद हैं। दरअसल एटीएस जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ा रही है, नोएडा डेफ सोसाइटी पर शिकंजा लगातार कसते जा रहा है। अशोक जी, सबसे पहले पूरी बात बताइए, आप नोएडा के क्राइम के साइबर क्राइम में जाकर आपने कंप्लेन भी की थी, शिकायत की थी, क्या है ये पूरा मामला? ये सर, मेरा एक बेटा है, बहरा गूंगा है वो, और वो बलवंत राय मेहता विद्या भवन में पढ़ता था। उसके बाद उसने नोएडा डेफ सोसाइटी ज्वाइन किया और वहाँ उसे जो है धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। उसको सिखाया जाने लगा एक अकेले गॉड है जीसस, इसके अलावा कोई गॉड है ही नहीं, ये सब काल्पनिक हैं, श्री राम श्री कृष्ण कल्पना मात्र हैं ये। उसके बाद जब मेरे से बेटा मेरा डिस्कस करता था कि धर्म के बारे में पूछता था, तो मैं उसे डांटता नहीं था और तब उसे मैं सारी बात उगलवा लेता था, तब उसको अपने धर्म के बारे में बताता था। आपने मुझे बताया, जब बात हो रही थी तो आपने कहा था कि मोबाइल पे एक वीडियो आया था, वो क्या था? जी, ऐसा हुआ कि जब इससे संसार से इसको निकाल दिया गया, उसके बाद ये अपोज करने लगा ऐसे लोगों का जो धर्म मानतन कराते थे। उसके बाद जब इनके चंगुल में ये नहीं आया मेरा बेटा, तो इसको जो है 2 बार पीटा गया दिल्ली में। दिल्ली के संबंधित थानों में मैंने कंप्लेन कराई। उसके बाद अभी 1.5 साल पहले। अशोक जी, आपके बेटा का नाम क्या हुआ? तरुण नारायण मेरे बेटे का नाम है, वो मूक बधिर है। तरुण नारायण की ही पिटाई हुई थी दिल्ली में जी। उस बाबत आपने शिकायत भी की? मैंने शिकायत संबंधित थानों में 2 बार पिटाई हुई उसकी। एक बार तो संसद मार्ग थाने में हुई, वहीं उसके सामने चर्च है, और एक बार लाजपत नगर इलाके में इसकी धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पिटाई इसीलिए हुई थी इसकी। नोएडा में जो आपने मुकदमा दर्ज कराया था, वो किस लिए मुकदमा दर्ज कराया? वो एक इसके मोबाइल पे एक बहरे गूंगे गुरवादी की फोटो भेजी गई मुझे धमकी के लिए कि यहीं रुक जाओ, नहीं तो ये हाल हो जाएगा तुम्हारा। मैंने तुरंत थाने में जो है उसकी सीडी बनवाई और मैंने साइबर सेल नोएडा सेक्टर 6 में उसको दिया, और देने के बाद उन्होंने उस कार्रवाई शुरू की और कई बार जांच के लिए हमें जो है दिल्ली ले जाया गया एक हयात होटल में, जिसने ये बच्चे ने भेजी गई थी। लेकिन आगे क्या हुआ ये मेरी जानकारी में नहीं है।
आगे क्या हुआ? तो इस तरीके की आप बीती, और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है इस तरीके के लोग लगातार सामने आ रहे हैं। अर्पिता, अमित रहिए जरा आप साथ। यूपी के कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की कोशिश का मामला सामने आया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि वहां कर्नलगंज इलाके में कुछ हिंदू परिवारों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाया गया, जिसके बाद वहां मारपीट का मामला भी सामने आया। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ परिवारों ने वहां से घर बेचकर जाने का फैसला कर लिया और इसके लिए अपने घर की दीवार पर लिख दिया कि मकान बिकाऊ है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने पीड़ित परिवारों को सुरक्षा का भरोसा दिया। भैया इसलिए बेच रहे हैं, सामने वाली बहुत खतरनाक औरत है, मुसलमानों ने कह रही है कि यहाँ से खाली करो। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए कह रही है कि यहाँ से पाकिस्तान बनेगा। कह रही यहाँ से पाकिस्तान बनेगा, ऊपर चढ़ के थूकेगी, चर्बी डालेगी, हड्डियाँ डालेगी, मेरे घर में छत में डालेगी। इसलिए हम बहुत दुखी हैं। उसको है तो देखो मार पीट करें ना, उसके बिटियन का खींच खाँच के कपड़े लत्ते फाड़े। अच्छा, और क्या कहते हैं ये लोग आपको? बस यही कह रहे हैं कि मुसलमान में सवाद मिलता है, हम लोग धर्म में आ जाओ तो सवाद मिलेगा। सपा सरकार आएगी तो क्या होगा अंजाम? तो भाई वही दहशत में सीओ साहब ने आश्वासन दिया है, ऐसा कुछ नहीं है और आप लोग कहीं ऐसा नहीं होगा। और कार्रवाई सीओ साहब खुद ही कर रहे हैं। अभी एसएसपी साहब भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अब कहीं कुछ नहीं और ये सब मन से आप निकालिए, ऐसा कुछ नहीं हो, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो ये भी कहा गया कि दबाव बनाया जा रहा है धर्म परिवर्तन के लिए। हाँ, दबाव धर्म परिवर्तन का वो तो ये जो आफ्ताब और जोहरा करवा रहे थे, वो लोग तो घर से भाग ही गए हैं। क्या कह रहे थे वो कि यही काफिर बने हो और इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान बन जाओ। एक लड़की है, बच्ची है, उसके साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद ये मारपीट हुई। अलग अलग वर्जन आए, किंतु सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल फ़ोन की इमेजेस से पूरी तरीके से चीज़ें स्पष्ट हुई। जो वांछित व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी, इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे कि भविष्य में इस इलाके में कोई भी इस तरह की बदतमीजी, अपराध करने का ना सोचे। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। अजीत देखिए, अब कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि पूरा मोहल्ला जो है वो आप खाली करवाइए क्योंकि वहां पर पाकिस्तान बनेगा। हम सुन रहे थे किस तरीके से वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं। वहां पर एक्शन के तौर पर क्या किया जा रहा है, किस तरीके से उनको सुरक्षा दिलाई जाएगी, क्योंकि आसपास तो जो लोग रह रहे हैं वो उनको रहने नहीं दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल अर्पिता, ये बड़ा मामला है चूंकि कानपुर का है और पुलिस कमिश्नर कानपुर असीम अरुण की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि हम कार्रवाई करेंगे। मामला एक छेड़खानी से शुरू हुआ था, लेकिन जो वहां लोग रह रहे हैं उनका सीधे तौर पर कहना है, वो कह रहे हैं कि काफिर बन जाइए और इस पूरे मोहल्ले को खाली करिए, हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी दीवारों पर लिख दिया कि भाई हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हम अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की बात जरूर कर रही है, लेकिन वहां जो स्थानीय लोग हैं वो काफी दहशत में, जबकि सरकार की तरफ से भी कहा गया कि अगर इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो जो लोग भी इस घटना में शामिल हो या इस तरह की हरकत करें तो उनके खिलाफ गैंगस्टर लगाया जाए, यानी रास्ता लगाया जाए। लेकिन ये घटना आई है, फिलहाल वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात है। खुद जो पुलिस कमिश्नर हैं असीम अरुण, वो वहां मौके पर गए थे, एसएसपी मौके पर गए थे। तो अब ये कहा जा सकता है कि उस पूरे इलाके में जो तनाव था उसे कम करने की कोशिश पुलिस जरूर कर रही है, लेकिन एक विवाद जरूर खड़ा हो गया है क्योंकि मोहल्ले के 10 परिवार ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जगह को खाली करो, हम इसे पाकिस्तान बना देंगे या तो फिर काफिर बन जाओ। धर्मांतरण की बात भी सामने आ रही है। तो अब पुलिस इस पूरे मसले की जांच कर रही है और टीमें गठित की गई है असीम अरुण की तरफ से, जो पुलिस कमिश्नर कानपुर है। तो अब ये देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसी हरकत की है। अर्पिता, बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया अजीत। पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, धर्मांतरण केस के तार जाकिर नाइक से भी अब जोड़े जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारियां मिली। न्यूज़ 18 की विवेक गुप्ता की खबर है कि इस बीच धर्मांतरण मामले में एक संस्था आईडीसी यानी इस्लामिक दवाह सेंटर एक खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। वहीं मामले में जाकिर नाइक का नाम सामने आने पर जाकिर नाइक के वकील ने उन पर लगे आरोपों को गलत बताया। इस समय हमारे साथ जाकिर नाइक के वकील मोबिन सोलकर जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक बार फिर जाकिर नाइक का नाम सामने आया है और जो कन्वर्जन है, रिलीजियस कन्वर्जन, उसको लेकर देखिए, ऐसा लगता है कि इन केसेस को ज़्यादा जो है सेंसेशनलाइज करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम लिया जाता है। ये जो एलिगेशंस किए जा रहे हैं कि वो इस कन्वर्जन के पीछे है, ये एलिगेशंस बिल्कुल गलत है।
These allegations are false and baseless. He has got nothing to do with all these alleged conversions that are being spoken about, or the allegations that have been made. Neither Dr. Nayak nor his trust, the Islamic Research Foundation, has ever indulged in forced conversions. Or forget Dr. Nayak, the religion that he practices, वो religion जो इस्लाम है वो ही permit नहीं करता है इस तरीके के forced conversions को. The Quran itself prohibits forced conversions or conversions on the basis of the sword or inducement or coercion. तो ये allegation जो है ये बिल्कुल गलत है. लेकिन सर जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, यूपी पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है, उन्होंने बाकायदा ये बोला है कि हमने 100 लोगों को कन्वर्ट किया है हिंदू से या फिर दूसरे रिलीजन्स को मुस्लिम है. ये उनका स्टेटमेंट है आरोपी को माफ कीजिएगा यूपी पुलिस के सामने. उन्होंने ये कहा है कि ये सब कुछ के पीछे जाकिर नायक है, जाकिर नायक के कहने या उनके इशारे पे सब कुछ होता है. देखिए, ये जो अक्यूज स्टेटमेंट है, कानून में इसकी कोई अहमियत नहीं होती है. बिकॉज एक अक्यूज अपने आप को बचाने के लिए या पुलिस के प्रेशर में, आज जो है ये आरोपी है, ये कस्टडी में है पुलिस के, और पुलिस के कस्टडी में आपको तो पता है कि कोई भी आरोपी कुछ भी बोल सकता है. इस वजह से कानून में ऐसे जो है को अक्यूज स्टेटमेंट होते हैं या जो अक्यूज के स्टेटमेंट्स होते हैं जो पुलिस कस्टडी में दिए जाते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं होती है. और इस वजह से जो है इनको ज्यादा अहमियत आप लोगों ने भी नहीं देना चाहिए. वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने धर्मांतरण के आरोपों पर क्या कहा, जरा ये भी सुनिए. देश के संविधान के मुताबिक कोई भी आदमी को कोई भी धर्म लेने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई फोर्सफुली लालच देकर अगर कोई धर्मांतर करने की कोशिश करता है तो ये मतलब गुनाह है. और योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला है कि वह इसी तरह का लालच देकर धर्मांतर करने की कोशिश हो रही थी, कुछ हिंदुओं को मतलब लालच देकर मुस्लिम बनाने की कोशिश हो रही थी, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. उधर जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की अगुवाई में आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे. और इस बैठक में जम्मू कश्मीर की 8 सियासी पार्टियों के 14 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत पीडीपी के महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद जैसे नेता शामिल हैं. इसके अलावा जम्मू कश्मीर बीजेपी के निर्मल सिंह और पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह समेत लेफ्ट और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी न्योता दिया गया है. ज्यादातर नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये माना जा रहा है कि बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव कराने पर चर्चा हो सकती है. इस बीच कश्मीर मुद्दे पर आज होने वाली सभी दलों की बैठक के लिए जम्मू कश्मीर से अलग अलग दलों के नेताओं का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया. पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी कल शाम को ही दिल्ली पहुंच गई. इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता निर्मल सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला आज दोपहर में दिल्ली पहुंच रहे हैं. आज प्रधानमंत्री के साथ दोपहर 3 बजे कश्मीर के मुद्दे पर बैठक होनी. ये जो बैठक बुलाई गई है, और अच्छी ये बात है कि सभी लोग, इवन के वो लोग जो इधर उधर की बात कर रहे थे, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने भी ये माना है कि हम इस बैठक में सहभागी रहेंगे. ठीक है, बात होगी वहाँ पर, वो अपनी बात करेंगे जिस प्रकार की संकेत आ रहे हैं. लेकिन जो मेरा मानना है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 5 अगस्त 2019 को जो बदलाव हुआ है, उसके मद्देनज़र उस व्यवस्था में जम्मू कश्मीर को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, किस प्रकार से यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रस्थापित किया जाए, ये करते हुए कि जो लोग वंचित रहे हैं. तो आज दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले कल श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की बैठक हुई. इस बैठक में जम्मू से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शामिल हुए. करीब 2 घंटे ये बैठक चली, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर चर्चा हुई. फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर लद्दाख की बेहतरीन अक्कासी करेंगे, लोगों की भावनाओं की अक्कासी करेंगे. और उन्होंने हमेशा की तरह हमेशा जब बात की, उन्होंने जम्मू की भी की, कश्मीर की भी की, लद्दाख की भी की. उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की, उन्होंने हिंदू की बात की, मुसलमान की बात की, सिख की बात की, ईसाई की बात की, बौद्ध की बात की. और फारूक अब्दुल्ला वही तरीके के साथ अपने जम्मू कश्मीर की बात रखेंगे. ना जम्मू की आकांक्षाओं और भावनाओं के साथ को कोई ठेस पहुंचेगी, ना कश्मीर के. और जो भी बात होगी हमारी तरफ से वो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की होगी.
अब कश्मीर मुद्दे पर होने वाली बैठक से ठीक पहले सीपीआई के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने क्या कहा, जरा वो भी आपको सुनवाएं। हमारे साथ सीपीएम नेता एमवाई तारिगामी साहब हैं। सर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई उसमें आप शामिल होंगे। सीपीएम की तरफ से या यूं कहें पीएजीडी की तरफ से आप क्या मुद्दा उठाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के सामने? देखिए, जहाँ तक होने वाली मीटिंग का ताल्लुक है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई हैं। सभी दलों के नेताओं को दावत दी है जम्मू कश्मीर के साथ जिनका ताल्लुक है। उसमें साबिका चीफ मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और कई लीडर हैं। तो हमारे लिए पहले ये हैरानगी की बात है कि आप इतने सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को जम्मू कश्मीर के लीडर याद आए। बहरहाल अच्छा हुआ, याद तो आए। अब एजेंडा क्या है वो हमें अभी तक मालूम नहीं। मेरे ख्याल में जिनको दावत दी गई है अक्सर लोगों को मालूम नहीं है कि किस मुद्दे पर बात करनी है, और प्राइम मिनिस्टर ने अगर मीटिंग बुलाई है तो मकसद क्या है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब के हदी अख्तियार में है बुलाना, मीटिंगें बुलाना, बातचीत करना, और मेरी नज़र में, सीपीएम की नज़र में, पीएजीडी की नज़र में, जितने भी लोग हम एक साथ काम कर रहे हैं, हमारी नज़र में बातचीत ही एक रास्ता है जिससे मसाइल का हल निकल सकता है। तो क्या एजेंडा होगा, ये बड़ा सवाल है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सिंह दिल्ली से हैं और विक्रांत भी दिल्ली से मौजूद है। जल्दी से पहले विक्रांत का रुख कर लेते हैं। विक्रांत, 3 बजे ये बैठक होनी है। अलग अलग दल जो हैं वो चर्चा कर चुके हैं, अपना एजेंडा तय कर चुके हैं, और क्या प्रमुख मुद्दे केंद्र की तरफ से आपको नजर आ रहे हैं जो आज ये जब चर्चा होगी तो उसमें रखे जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये बैठक की, क्योंकि पहली बैठक है ये जब से एब्रोगेशन किया गया था 370 का, उसके बाद ये पहली बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद इनिशिएटिव लिया और तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को जो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। कुल 14 लोग यहाँ पर रहेंगे, अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग विचारधाराओं के। तो राज्य में किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से, क्योंकि जिस समय 370 को हटाया गया था तब भी भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया था कि भारत सरकार की मंशा ये है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को दोबारा से उसको राज्य का दर्जा दिया जाएगा, वहां पर चुनाव भी हो। ये भी सरकार चाहती है कि जल्दी से जैसे स्थितियां सामान्य हो वहां चुनाव भी करवाए जाए। तो मुझे लगता है कि परिसीमन के मुद्दे पर और किस तरीके से आगे पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो सकता है, इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि गुपकार अलायंस के जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो अपनी बात वहां पर रखेंगे और ये कहेंगे कि 370 को जिस तरीके से हटाया गया उसे वापस लाया जाए। लेकिन अब ये बेकार की बातें हैं, क्योंकि इस तरीके की चीजों पर अब किसी तरह की कोई चर्चा सरकार या उसके किसी भी जुड़े हुए संगठन या इस तरीके में कहीं पर भी ये चर्चा नहीं है। 370 को अब ये मान के चलना चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के लिए एक इतिहास की बात हो गई है और अब उसके दोबारा लौटने की कोई गुंजाइश कहीं पर भी नहीं है। और कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिनिधिमंडल जाएगा, 3 नेता जाएंगे, बीजेपी की तरफ से 3 नेता है और बाकी जो तमाम जो जम्मू और कश्मीर के अलग अलग नेता है उन सभी को बुलाया गया है। तो एक तरह से सभी का रुख जानकर, क्योंकि वो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, किस तरीके की स्थिति जमीन पर है ये जानकर आगे पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे रफ्तार दी जाएगी, इस पर एक चर्चा शुरू होगी। अरुण, देखिए, जो गुपकार गठबंधन की मीटिंग हुई और जो महबूबा मुफ्ती को हम पहले सुन चुके हैं कि पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए, या उन्होंने जो एजेंडा तय किया कि हम 370 पर बात करेंगे, हम जो जेलों में कैदी हैं उनको लेकर बात करेंगे। कांग्रेस का स्टैंड क्या है, क्योंकि 3 नेता तो कांग्रेस के भी पहुंच रहे हैं आज मीटिंग में? देखिए, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, गुपकार अलायंस जो है उसने भी 2 ऐसी बातें कही हैं जिस पर कहीं बीच का रास्ता निकलना मुमकिन नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं 370 को वापस करो, जो सरकार किसी भी कीमत पर अब इतिहास के पन्नों के पीछे नहीं जाना चाहती। वो कह रहे हैं कि मामला बहुत आगे बढ़ गया और चुनाव में पानी बहुत ज्यादा बह गया है, अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि धारा 370 को वापस लागू किया जाए। जहां तक सवाल है पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर, कांग्रेस पार्टी भी पशोपेश में, देखिए, कांग्रेस की
के दो तथ्य हैं। पहला तो यह है कि वो इतना तो कहती है कि 370 हटाया गया, वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हटाया गया, संविधान सम्मत तरीके से नहीं हटाया गया, संसद को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं हटाया गया, जल्दबाजी किया गया, जबरदस्ती किया गया। लेकिन वो 370 वापस करने की मांग नहीं कर रही है सार्वजनिक मंच पर। गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर मैं खड़ा हूं, जब वो राज्यसभा में बोले, जब वो प्राइवेट बात करते हैं तो वो भी गुपकार अलायंस की तरह ही बात करते हैं, लेकिन जब पार्टी की बात होती है और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जब इस मामले पर चर्चा हुई, बिल्कुल। तो देखिए अरुण, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण है। 3 बजे ये बैठक होनी है। कई नेता तो देखिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और कई के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 3 बजे पर नजर रहेगी कि आखिरकार कौन से एजेंडे रखे जाते हैं और एक सहमति किस बात पर बनती है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।